नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी हीला। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मुंशी प्रेमचंद जी की बेहतरीन कहानियों की माला से पिरोए गए बेशकीमती मनकों में से एक नायाब खूबसूरत मोती आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपकी नज़र पेश करती हूँ, जिसका शीर्षक है आखिरी हीला। केशव का विवाह काफी साल पहले संपन्न हो चुका था और वो ना जाने क्यों 3 बच्चों के होने के बाद भी अपनी पत्नी से अब विमुख सा हो गया था और उसको अपना वैवाहिक जीवन रास ना आता। और वो पेशे से पत्रकार था, इसलिए शहर में कहीं किराए का मकान लेकर गांव से आकर यहाँ अकेला ही अपनी गुजर बसर कर रहा था। उसकी पत्नी और बच्चे गांव में ही उसकी ससुराल में थे और पत्नी के प्रेम पत्र अक्सर ही आते जाते रहते और वहाँ के सब हाल चाल मालूम चलते रहते। अब शहर में अकेले रहते रहते केशव को काफी समय बीत चुका था और पत्नी भी अब वहां अकेले रहते रहते ऊब गई थी। तो पत्नी अब हर पत्र में उससे यही आग्रह करती कि मुझे शहर में अपने पास बुला लो और यहाँ अब मैं अकेली नहीं रह सकती, बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखनी है और उनका भविष्य भी। लेकिन वो पत्नी को रोकने के लिए कोई ना कोई नायाब बहाना बनाकर उसे बुलाने से रोक देता, पर पत्नी ने भी कोई कच्ची गोलियां ना खेली थी। वो हर पत्र में ईंट का जवाब पत्थर से देती और हर कीमत पर शहर उसके पास आने की जिद पर अड़ी रहती। यूं तो केशव को अपनी जिंदगी की कई महत्वपूर्ण बातें भूल चुकी थी, पर विवाह की दुर्घटना और तिथि और उससे जुड़ी हर बात उसके मानस पटल पर आज भी ताज़ा रहती थी। हालांकि उसकी यही कोशिश रहती कि इस याद को मैं भूल जाऊं और ये कभी मेरे जहन में ना आए, पर ये सारी घटनाएं उसके जीवन में गाहे बगाहे आकर हलचल मचा ही देती। जबकि चरित्र उसका साफ सुथरा था और वो एक नेक युवक था, पर वैवाहिक जीवन से विरक्ति और आसक्तता से बहुत प्रभाव में था और उसका मन बीवी बच्चों के पास आने से ही बेचैन हो उठता। हृदय में पत्नी के पत्रों से एक आलोंदन सा छिड़ जाता। इस हृदय विदारक और भयंकर सच्चाई को वो अपने शब्दों से कई बार पत्नी के गांव में रहने की याचना पर कई बार कोशिश कर चुका था, पर पत्नी किसी बात से ना बहलती। हर पत्र में बस एक ही जिद रहती कि मुझे अपने पास बुला लो। इसी कारण अब पत्नी के पत्र अपने पास आने की उसको खुशी की जगह एक डर ही रहता कि ना जाने फिर वही बात लिखी हो कि मुझे बुला लो, जो कि वो सुनना नहीं चाहता था। मामला गंभीर होता जा रहा था, कोई बहाना काम नहीं आ रहा था। वो उसकी व्याता थी और 3 बच्चों की माँ भी। उनके प्रति भी उसके बहुत से कर्तव्य थे, परंतु मन किसी तरह इस जंजाल में अब फंसना नहीं चाहता था। अब यहाँ वो अपनी आज़ादी से रहता था। जब दिल किया तो घर आ गए, जब दिल करा तो कहीं भी चले गए। जो मिला घर में वो खा लिया और कोई जवाबदेही किसी को नहीं। पर पत्नी के रहते 5 मिनट भी देर हो जाएगी
तो हजारों सवाल। सुबह आँख खुली नहीं कि आटा दाल चावल सब्जी भाजी और दुनिया के हर तरह के तकादे। केशव की रूह कांप जाती। वो अपनी इस आज़ादी को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। अब वो डर के कारण पत्नी के पास छुट्टियां मनाने भी नहीं जाता था कि कहीं साथ आने के लिए पीछे न लग जाए तो पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। इस घोर विपत्ति से कैसे निस्तारण हो, यही सोच सोच के केशव की जान सूख रही थी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबान, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी हीला। अजीब सा अनचाहा झंझट गले पड़ गया था। पत्नी के इस मायावी फंदों से बचने के लिए उसने फिर कोई संतोषजनक जवाब देना ही उचित समझा कि शायद मान जाए। अब बहुत मजबूरी में दिल पर पत्थर रखकर पत्र का जवाब उसने पत्नी को बहलाने के लिए इस तरह दिया ताकि पत्नी व्यथित ना हो और शहर आने का विचार त्याग दे। उसने पत्र में लिखा कि प्रिय, तुम नहीं जानती, पत्र संपादकों के जीवन में समय का बहुत अभाव रहता है। काम करते करते कभी कभी रात के 12 और कभी पूरी रात गुजर जाती है। गली गली ठोकरें खानी पड़ती हैं। घर की सूरत तक देखने को नहीं मिलती कई कई दिन। पत्रकार होने के कारण कई लोगों से दुश्मनाई भी है मेरी। पुलिस और अफसर भी यहाँ के नाराज रहते हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बात हम छाप देते हैं तो वो पीछे पड़ जाते हैं और बदला लेने की ताक में रहते हैं। हुक्काम मेरी सूरत देखते ही अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। जगह जगह अपमान सहना पड़ता है। मेरी जिंदगी इन्हीं उधेड़ बुनों से भरी हुई है। प्रिय, तुम भी मेरे साथ रह के यहाँ परेशान हो जाओगी और तुम्हें और बच्चों को समय भी ना दे सकूंगा। तुम चिंता ना करो और वहीं प्यार से अपना और बच्चों का पालन पोषण करो। पत्र को प्रेषित करके केशव ने सोचा कि इस पत्र से पत्नी का शहर मेरे पास आने का विचार शायद बदल जाएगा, पर यह उसका भ्रम था। अब पत्नी सारी लिखी दिक्कतों से और भी ज़्यादा व्यग्र हो उठी और पत्र में जवाब दिया कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, कैसे इतने दुखों में आपको अकेला तन्हा छोड़ दूँ। तुरंत मुझे यहाँ से ले जाइए ताकि मैं आपके हर दुख का निस्तारण कर दूँ। अब केशव का दिल बैठ गया, क्या सोचा था और क्या हो रहा है। पर वो भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। अब फिर कोई दूसरा हीला सोचने लगा। फिर बहुत सोच विचार के बाद पत्नी के आग्रह को काटते हुए पत्र का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि प्रिय, अब शहर में काफ़ी बीमारियां फैल रही हैं। खाने पीने की चीज़ों में और इस्तेमाल के हर सामान में यहाँ बहुत मिलावट हो रही है। इस कारण लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं। मलेरिया, टीबी, टाइफाइड और दूसरी भयंकर बीमारियों से सब यहाँ बहुत त्रस्त हैं। ट्रैफिक की वजह से उड़ते धूल मिट्टियों के कारण कईयों के फेफड़े जाम हो गए हैं। सांस लेने में बहुत दिक्कत है और हृदय रोग का क्या कहना। पल भर में ही जिंदा इंसान मुर्दे में बदल जाता है। मेरी भी हालत बहुत खराब है। सारी रात मच्छरों से युद्ध करना पड़ता है और दिन में मक्खियों ने जीना हराम कर रखा है। पानी पीने से भी डर लगने लगा है क्योंकि पेट के कई रोग यहाँ फैल रहे हैं। मैं तुम सबको जानबूझकर इतनी बड़ी विपदा और विपत्ति में नहीं डाल सकता। वहीं खुली हवा में और साफ वातावरण में रहो और निरोग रहकर अपनी और बच्चों की देखभाल अच्छी तरह से करो। पर हाय रे किस्मत, अफसोस कि पत्नी पर इस खत का भी कोई सकारात्मक असर ना पड़ा और उल्टा ही असर हुआ।
पत्नी जी ने जैसे ही कमर कस ली हो आने की, इस तरह का बिहेव करने लगी और फिर वही पास आने की आरज़ू, शहर आने की तमन्ना। अब एक नई शर्त और रखती थी पत्नी ने कि अब मेरा दिल आपकी तकलीफ़ों को देखकर बहुत बेचैन हो उठा है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी हिला। और आपके पास आने की मेरी जल्दी से जल्दी तमन्ना है। तब तक, जब तक हम वहाँ नहीं आते, तब तक आप रोज़ एक पत्र मुझे लिखा करो, तो मैं तुरंत उसको पाकर अपनी ये व्यथा कम कर लूँगी। और अगर खत रोज़ नहीं लिखते हो तो मैं तुरंत आपके पास खुद ही चली आऊँगी बच्चों को लेकर। अब केशव के सितारे गर्दिश में जा रहे थे। अब क्या बहाना करूं, ये तो किसी तरह मान ही नहीं रही है। फिर एक नया बहाना जहन में आया तो तुरंत केशव ने पत्र में लिख भेजा कि प्रिय, बात यह है, मेरे सारे दोस्त भी बहुत कमीने हैं। उनके कारण मेरी नाक में दम रहता है। मेरे घर को धर्मशाला बनाकर वो जब जी चाहता है मुंह उठाकर किसी भी वक्त यहाँ आकर कई कई दिन पड़े रहते हैं और मेरे नौकरों से अपने मनपसंद की चीज़ें बनवा कर खाते हैं और उधार सौदा मंगवाते हैं, जो कि बाद में मुझे भरना पड़ता है। सारी रात शतरंज और ताश खेल कर बिताते हैं। उनमें से कई तो ऐसे भी हैं जिन्हें अगर शराब ना मिले तो वो बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ रोज़ डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज और उपचार सेवा करनी पड़ती है। रात भर उनको बैठकर पंखा भी झलना पड़ता है। उस पर हद ये है, मेरे बदन पे सिर्फ मेरे ये पहने हुए कपड़े ही सलामत हैं, वरना कोई भी चीज़ हो जो मैं लेके आया हूँ या घर में मौजूद है, चापलूसी करके वो लोग छीन ही लेते हैं। और तो और वेतन मिलने की तारीख पर मेरे घर पे मुझसे पहले ही पहुंचकर धरना देकर गई रात तक बैठे रहते हैं। फिर चाहे मैं रात के 1 बजे घर आऊं, फिर सारा हुजूम मुझे घर के सामने बैठा मिलता है। फिर सारा पैसा खर्च होने से पहले ही उनको उधारी देने में ही चला जाता है। वो रो रो कर अपना दुखड़ा मेरे सामने गाते हैं। फिर सारे पैसे मुझे तरस खाकर उनको देने पड़ते हैं और अपना काम इधर उधर से उधार लेकर चढ़ाना पड़ता है। अब तुम ही बताओ प्रिय, मैं तुम्हें आग में कैसे झोंक दूं? तुम ये सारे मंजर ना देख पाओगी। तुम्हारा कोमल हृदय बहुत विलाप करेगा और इसलिए मैं तुम्हारी भलाई इसी में चाहता हूँ कि तुम वहीं गांव में आराम से बच्चों के साथ चैन खुशी से रहो और इन झंझटों से दूर रहकर अपने को आराम से रखो। पर पत्नी तो जैसे किसी अलैदा मिट्टी की बनी हुई थी। इस पत्र का भी उस पर कोई असर ना हुआ। वही ठाक के 3 पात, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना ना रह पाऊंगी, वगैरह वगैरह। अब केशव का दिमाग पंचर हो चुका था, दिमाग का दही हो चुका था। सारे बहाने करीब करीब समाप्त हो चुके थे, पर पत्नी की भी संतुष्टि हो ना पा रही थी। अजीब सी मोहब्बत थी उसकी। केशव जितना दूर भागता वो उतना ही करीब आना चाहती। अब केशव ने बहुत सोचा कि अब क्या लिखूं, कैसे उसको मना करूं, तो एक सटीक बहाना उसके जहन में आया। पत्र के माध्यम से उसे भी लिख भेजा कि प्रिय, अब मेरे पास आने का विचार तुम त्याग ही दो। यहाँ मकान सिर्फ कहने भर के घर कहलाते हैं। घर ऐसे लगते हैं जैसे जानवरों के बाड़े और चिड़ियों के पिंजरे। ना हवा का पता है, ना रोशनी, और दुर्गंध और सीलन से भरपूर थोड़ी सी जगह को ही घर का नाम दिया जाता है। यहाँ सांस तक लेना मुश्किल है।
और आसमान से थोड़ी सी भी बारिश कहीं हो जाए तो हाल ना पूछो प्रिय। सारी रात बारिश रुकने के बाद भी छत 24 घंटे से ज़्यादा टपकती रहती है। और तो और कोई भी मकान यहाँ प्रेत बाधा से मुक्त नहीं है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी हिला। नींद आने पर भी डरावने सपने दिखाई देते हैं, जिसके कारण काफ़ी लोग मानसिक रोगी हो रहे हैं। चोरियों की और डकैतियों की तो बात पूछो ही मत। खुलेआम कोई भी किसी के घर में घुसकर कोई भी सामान उठा ले जाता है। इस तरह से सबके घर का करीब करीब सारा सामान खत्म हो चुका है। ये खत बहुत आस से लिख रहा हूँ कि तुमको समझ में आ जाए, पर नारी सुलभ हृदय इससे भयभीत ना हुआ और उसका दिल उस वक्त बैठ गया जब पत्नी ने दबंगपन से कहा, मैं सब संभाल लूंगी, एक बार आप आकर मुझे यहाँ से तुरंत लिवा ले जाइए। अब मैं यहाँ आपको इतनी तकलीफ में अकेला ना रहने दूंगी। अब केशव परेशान, करीब करीब सारे बहाने खत्म हो चुके थे। अब कैसे क्या लिख दूं कि वो मान जाए, पर उम्मीद से दुनिया कायम है। फिर ऊपर वाले को हाजिर नाजिर जानकर ये पत्र केशव ने पत्नी को लिखा कि प्रिय, तुम नहीं समझती हो, रात दिन खोमचे वाले भयंकर आवाज में बहुत जोर जोर से आवाज लगाकर शोर करते हैं। कई लोग तो मकान बदल के दूसरी जगह इस परेशानी से जा चुके हैं। शरीफ औरतों का रहना यहाँ बहुत कठिन है, क्योंकि यहाँ की महरियाँ आदमियों से भी ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देती हैं और सिर से पैर तक जेवरों से और कीमती साड़ियों से लदी रहती हैं। महंगे कपड़े पहनकर और 16 श्रृंगार करके चारों तरफ घूमती रहती हैं। उससे घरेलू औरतों के मन में भी हीन भावना उनके ठाट बाट देखकर बैठ गई है और वो उनसे त्रस्त होकर अपने को कमतर समझती हैं और अपने पतियों को शंकित नज़रों से देखती हैं, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं होती और वो नज़र उठाकर उनकी तरफ देखते नहीं। कई घरों की औरतें इसी वजह से अपने पतियों से लड़के मायके चली गई हैं, जो कि आज तक वापस नहीं आई हैं। आदमियों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। ये महरियाँ बेहद बिंदास हैं। सबके काम धंधे पर भी इन बातों का बहुत असर पड़ रहा है। आदमियों को बाहर काम करना पड़ता है तो वो घर में ही घुसे रहते हैं इनके आतंक से। तुम कैसे ये मंजर झेल पाओगी? मुझसे ये विपदा देखी ना जाएगी कि तुम यहाँ घुट घुट कर रहो और मुझे ऐसी हालत में देखो। अब इस पत्र की सफलता का केशव को पूरा विश्वास था, क्योंकि उसने अपनी तरफ से काफ़ी दर्दनाक दृश्यों का चित्रांकन किया था और ईश्वर पे भरोसा था उसको कि वो मान जाएगी। पर ईश्वर की करनी को कौन टाल सकता है? पत्र को पोस्ट करके केशव बेफिक्री से बैठा था कि अब बला टली, पर तीसरे ही दिन अचानक पत्नी एक बूढ़े कहार के साथ तीनों बच्चों को लेकर असाध्य रोग की तरह सामने आकर खड़ी हो गई। केशव के होश हवास फाख्ता हो गए। काटो तो खून नहीं, बदहवास होकर पत्नी से पूछा, अरे अचानक कैसे? सब कुछ कुशल मंगल तो है? पत्नी ने त्योरी चढ़ाकर कहा कि जो भी चुड़ैल अब यहाँ दिख गई तो उसकी नाक काट लूंगी। अब केशव ने सिर पीट लिया। उसका तमाचा खुद उसके भी मुंह पर पड़ चुका था। साथियों, ये कहानी यूं तो हास्य व्यंग और विनोद से भरी हुई है, पर इससे भी हमें
यही नसीहत मिलती है कि एक झूठ को छिपाने के लिए अनेकों झूठ से भी सच छिप नहीं पाता और तब स्थिति बहुत दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब सच खुलकर सामने आता है। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। आज ईश्वर से मेरी यही विनती है कि हम सबको ऐसा हृदय प्रदान करें जिससे हम अपने पराये और सबके साथ बहुत करुणा, दया और हमदर्दी के साथ पेश आएं और इंसानियत की खातिर सबका भला करें। साथियों, अब अगली कहानी में फिर आप सबसे बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी और अब मुझे इजाज़त दें। आपका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जैस्मीन की आवाज़ में मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी हिला। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।